हेलो डियर व्यूअर्स, द मंत्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर पहली क्लास उत्तराखंड के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन आंदोलन पर शुरू करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे उत्तराखंड के इतिहास का। और मुझे लगता है कि ये वन आंदोलन और जो बेगार प्रथा थी, वे उत्तराखंड को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन और इसके प्रभाव को समझने से पहले हमें वन आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों को समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले कुछ 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है व्हाई टू स्टडी, कि हमें यह वन आंदोलन क्यों पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग गांव के इलाकों में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में कभी गए हैं, तो अपने जंगलों में गांव से कुछ निश्चित दूरी पर जो वन विभाग के एक पत्थर लगे होते हैं, जिन्हें मुनार, मुंडार या ऐसे कुछ कहा जाता है, अलग अलग नामों जैसे मुनार, मुंडार ऐसे नामों से पुकारा जाता है। तो आप लोग ने देखा होगा कि अक्सर गांव की महिलाएं, जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट वाले, जिसकी तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाओं और जो वन विभाग के कर्मचारियों, जैसे जिन्हें पत्रोल कहा जाता है, उनके बीच संघर्ष होता रहता है। तो आज हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, और जो आपके गांव के इलाकों में जो मुंडारे, मुनारे जो भी हैं, उनकी नींव कैसे पड़ी। क्या वो पहले से ही चले आ रहे थे या फिर किसी ने उन्हें बनाया, या फिर कौन सा कानून था जिसके द्वारा उन्हें बनाया गया। और व्हाई टू स्टडी का पहला टॉपिक है कि हमें अपने जो जंगल हैं इनके बारे में जानना है। दूसरा है कि लिंक विद जो नेशनल मूवमेंट था, उसके साथ लिंक क्या था इसका। तो अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल मूवमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले वन आंदोलनों को और जो बेगार प्रथा थी, ऐसे कई आंदोलन थे, इनको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन से आपको लिंक करवाएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड कैसे जुड़ा। तो फ्रेंड, अब हम दूसरे अपने पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि हाउ टू स्टडी कैसे करनी है फ्रेंड्स। तो अक्सर जैसे मुझे भी कई बार ऐसा फील हुआ है कि अगर हम लोग एक उत्तराखंड को पढ़ने के लिए परीक्षावाणी जैसे सिंगल लाइनर इन सोर्सेज का यूज करते हैं, तो अक्सर हम फ्रेंड्स इन्हें रटने में और इन्हें समझने में भी काफी बार हम समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें कई बार सन सही से याद नहीं हो पाते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया, कौन सा कब क्या हुआ, कौन सा आंदोलन, जैसे रवाई आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन, चिपको आंदोलन, जितने भी आंदोलन थे, या फिर कुमाऊं परिषद कैसे बनी, क्यों बनी। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या था, जो कि हमारे एग्जाम में हमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन का कारण बनता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जबकि अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ें तो फैक्ट अपने आप ही याद हो जाएंगे, और हम इस लेक्चर पे अपने देखेंगे कि किस प्रकार ये काम करेगा। तो फ्रेंड, हाउ टू स्टडी में हम लोग 2 टाइप से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअल। पहला हमारा होगा कि कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट में मेन चीज है फ्रेंड्स चेंजेस। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है चेंजेस। अगर आप चेंजेस को समझ गए, जैसे कि मैंने इधर लिखा भी है कि चेंजेस इन 1818 में और न्यू चेंजेस हुए थे 1853 में, जो भी चेंजेस आए उनके कारण किस प्रकार नए नए जो हमारे आंदोलन थे वो पैदा हुए, नए नए इंस्टीट्यूशन बने। और दूसरा होगा फ्रेंड्स हमारा लिंकिंग, इंटरलिंकिंग। दूसरा हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरलिंकिंग।
तो फ्रेंड, इंटरलिंकिंग में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो बाहरी दुनिया का है, उत्तराखंड से बाहर की जो है, जो भी आंदोलन चल रहे हैं या सहयोग आंदोलन चल रहा है, उसका हमारे उत्तराखंड के आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व युद्ध आएगा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार टिहरी में रवाई आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन होते हैं, किस प्रकार ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार कानून बनाती है और जो जिससे जनता में असंतोष पैदा होता है। तो इसको हम इस अपने लेक्चर में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा कि व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या है। तो जो मैंने अभी बताया आपको कि ये सारी चीजें हैं, हमें चेंजेस को पढ़ना है फ्रेंड्स, और चेंजेस के स्टडी से हमें इंटरलिंक करने के बाद जो हमारा जो स्टोरी बनेगी वही हमारा उत्तराखंड का वन आंदोलन होगा, और इससे आगे जाकर ये लिंक हो जाएगा फ्रेंड आपके राष्ट्रीय आंदोलन से। तो इसी चर्चा को हम समझेंगे और अपने इन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे इस लेक्चर में कि उत्तराखंड में जो मुंडरे दिखते हैं आपके गांव में, और जो महिलाओं का जो संघर्ष होता है पत्रोलों के साथ कि वनों में पेड़ से काटने से संबंधित, तो ये किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ और उसके कारण क्या थे, और आगे चलकर इसका रूप कैसा रहा। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग हमारा जो मेन उत्तराखंड था, जहां से हमारे आधुनिक उत्तराखंड की शुरुआत होती है फ्रेंड्स, 1815 में जब गोरखाओं और गार्डनर जो ब्रिटिश थे उनके बीच जब संधि होती है, तो इसके बाद से उत्तराखंड दो भागों में बांट दिया जाता है। एक कुमाऊं कमिश्नरी और दूसरा जो ब्रिटिश ने टिहरी गढ़वाल रियासत को दिया था, वो दो भागों में बंट जाता है। और अलकनंदा नदी का जो आगे पूर्वी भाग होता है वो कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया जाता है, और अलकनंदा नदी के वेस्ट का भाग टिहरी गढ़वाल रियासत को सौंप दिया जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 1818 तक जो चेंज होता है वो पहला होता है 1818 में, या फिर आपको मैं बता दूं कि 1815 से पहले और 1818 से पहले जो उत्तराखंड में जो मेन सोर्स थे आय के, और बाद में भी जो रहेंगे, वो थे कि वन। क्योंकि फ्रेंड, उत्तराखंड में इतना उपजाऊ जमीन तो नहीं है जो मैदानी जमीन हो, ज्यादा मैदान है नहीं। उत्तराखंड एक दुर्गम इलाका है, एक पहाड़ी इलाका है जहाँ खेती करना थोड़ा मुश्किल है, और फिर पानी की भी समस्या यहाँ पैदा होती है। तो इस प्रकार जो उत्तराखंड में समस्या थी वो यही थी, और यही आगे जाके एक आंदोलन का रूप लेगी। तो 1818 से पहले उत्तराखंड में अगर आपको वन उत्पादों का निर्यात करना है, किसी भी प्रकार से आपको जैसे वन उत्पादों के अंतर्गत आप फर्नीचर की लकड़ी या फिर किसी भी प्रकार से अन्य लाभ अगर प्राप्त होते हैं तो उनका आप निर्यात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ठेकेदारी व्यवस्था थी, जिसमें ठेकेदार अपने इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जंगल में काम करने की अनुमति देता था, तथा उससे एक निर्यात कर वसूलता था, जिसका तो कुछ हिस्सा वो खुद रख लेता था तथा कुछ हिस्से को राजकोष में जमा कर देता था। लेकिन 1818 में काठ बांस महाल्स एक के अंदर एक जो इन्होंने जो ट्रेल था, कमिश्नर ट्रेल था, उन्होंने काठ बांस महाल्स के अंतर्गत जो तराई भाबर के जो सागौन के जो वन थे उनको ठेके पर देना शुरू कर दिया गया, और इससे राजस्व की प्राप्ति हुई। क्योंकि फ्रेंड, आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज जितने भी हमारे जो थी, उन्होंने जो उपनिवेश बनाए थे, उनका उपनिवेश बनाने का मकसद था उनका शोषण करना, आर्थिक शोषण करना, उनको लाभ प्राप्ति करने का, उनका लाभ प्राप्ति करने के लिए ही वो लोग उपनिवेश बनाते थे। तो उत्तराखंड से उन्हें अब काठ बांस महाल्स के अंतर्गत राजस्व की प्राप्ति होती थी। और इसी के बाद फ्रेंड्स 1826 में आते आते जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना विस्तार किया, उसी के साथ
1826 में उन्होंने एक भूमि को, निश्चित भूमि को, जिसे थापला भूमि कहते हैं, उसे अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए और अन्य हितों के लिए रिजर्व कर दिया। और इसी के साथ जो पहले आरक्षित वन होते हैं उनकी स्थापना होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स 1826 में जैसे ही आरक्षित वनों की स्थापना हुई, तो इसके बाद अब आप देखेंगे कि एक चेंज आता है, हिस्टोरिकल चेंज, जो था रेल का प्रसार इंडिया में। ये 1853 की बात है। 1853 के दौरान जब नया चेंज आता है, जिस टाइम पे रेल भारत में आती है, तो उस समय फ्रेंड्स बहुत आयत मात्रा में लकड़ियों की स्लीपर बनाने के लिए आवश्यकता होती है। और जैसा आप जानते हैं कि लकड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो कि जल्दी सड़ खराब भी हो जाता है, तो इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में, पहली कंडीशन थी कि बड़ी मात्रा में हमें लकड़ियों की आवश्यकता थी। और उसके बाद जो ठेकेदार थे उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाया, और जो पहले कुछ एक वृक्ष काटते थे उन्होंने पूरे जंगलों का सफाया कर दिया। और फ्रेंड्स साथ ही अगर आप टिहरी रियासत में देखोगे तो वहाँ तो जंगल तो थे लेकिन दुर्गम इलाका था, और वहाँ सड़कों की व्यवस्था उचित तो नहीं थी, लेकिन वहाँ के जो विल्सन नाम का एक ठेकेदार था, उसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम टिहरी में वन प्रबंधन की बात करेंगे कि टिहरी में कैसे वन आंदोलन बढ़ा, वन प्रबंधन हुआ। तो उस विल्सन नाम की व्यक्ति ने फ्रेंड जो भी लकड़ियां थी उनको नदी के द्वारा उनका परिवहन किया, क्योंकि रोडों का वहां अभाव था, सड़कें नहीं थी। लेकिन जो कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत जितने भी जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनमें काफी हद तक रोडें बन गई थी। और 1861 में जब वन बंदोबस्त किया गया रैमजे के द्वारा, 1861 में रैमजे ने वन बंदोबस्त किया, उसने अपने वन बंदोबस्त में वन का प्रबंधन किया। और ये प्रबंधन की जरूरत उसे क्यों पड़ी फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए आप 1853 के बाद जो ठेकेदारी व्यवस्था थी उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे गए, और उसके बाद वनों का, जब वन तो कट गए लेकिन उसकी जगह में नए वन नहीं लगे। और रेलवे को आवश्यकता है टिकाऊ, जो सस्टेनेबल होते हैं। टिकाऊ का मतलब होता है कि चलता रहे, सतत रूप से बना रहे, आज भी मिले, कल भी मिले, परसों भी मिले, हर दिन मिले। लेकिन जब अत्यधिक कटान हो गया तो लकड़ियां जंगलों में पड़कर खराब भी होने लगी और पूरी तरह से वनों का नाश हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड सबसे पहला कदम उठाएगा जो कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। वो 1858 में फ्रेंड्स वो क्या करेंगे कि इसमें चेंजेस करेंगे, ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। और उनके इस ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करने के पीछे का मकसद होता है कि राजस्व में बढ़ोतरी करना, क्योंकि एक ही ठेकेदार के पास देंगे, मतलब अगर ठेकेदार ठेकेदारी से अपना अधिक मुनाफा कमा रहा है तो राजस्व उसे कम ही मिल रहा था उसके द्वारा। लेकिन अभी हेनरी रैमजे ने इसको व्यवस्था को बंद करके राजस्व की मात्रा में वृद्धि की। और इसके साथ फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति है, जो 1857 का जो विद्रोह है वो भी चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें उत्तराखंड की भागीदारी बड़ी मात्रा में नहीं होगी। केवल आप लोगों ने सुना होगा कालू मेहरा का नाम, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे पहले, तो वही एकमात्र थे जिन्होंने एक्टिव रहे थे इस दौरान। बाकी फ्रेंड्स इसमें कोई बड़ा रोल हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देखने को नहीं मिलता है। तो 1861 में उसके बाद फ्रेंड क्या होगा कि वनों का अत्यधिक दोहन होगा, और अत्याधुनिक दोहन के कारण 1861 में जो हेनरी रैमजे है वो अपने कुमाऊं में वो वन बंदोबस्त की व्यवस्था करते हैं। वन बंदोबस्त की व्यवस्था करने का जो उद्देश्य होता है वो तो वनों का प्रबंधन करना था, ताकि रेलवे को टिकाऊ रूप से
सस्टेनेबल रूप से हमेशा लकड़ी की प्राप्ति होती रहे। और इसमें उन्होंने जो बेनाब भूमि थी उसमें, या फिर जो बंजर भूमि थी, ऊसर भूमि थी, उसमें उन्होंने वृक्षारोपण किया। और साथ ही उन्होंने जो सड़कें थी, सड़कें बनवाई। सड़कें किस लिए बनवाई? क्योंकि जंगलों में जाने के लिए, परिवहन, लकड़ियों के परिवहन करने के लिए उन्होंने सड़कें बनाई। और इसी के साथ 1864 में जब रेलवे को अगर लकड़ियों की कमी होगी तो हमें स्लीपर बनाने के लिए लकड़ियां जो चाहिए वो दूर से लानी पड़ेंगी, जिस कारण उन लकड़ियों की कॉस्ट काफी महंगी हो जाएगी और रेलवे का विस्तार धीमा हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स अब उन्हें आवश्यकता थी कि एक सस्टेनेबल, एक सतत, एक टिकाऊ, जो हमेशा चलता रहे, ऐसे लकड़ी की आवश्यकता थी, ऐसे वनों की आवश्यकता थी। इसी के लिए फ्रेंड्स 1864 में जर्मन स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको बुलाया जाता है और 1864 में वन विभाग की स्थापना की जाती है सब सर्वप्रथम। और जो डिट्रिच ब्रैंडिस थे, एक डिट्रिच ब्रैंडिस जो बाद में भारत के जो पहले वन महानिरीक्षक बनते हैं, उनकी लीडरशिप में एक दल बनाया जाता है और वन विभाग बनाया जाता है। जो उस वन विभाग का काम होता है फ्रेंड कि रेलवे के लिए अगर टिकाऊ लकड़ियां चाहिए तो उसके लिए वनों की जरूरत है। तो वन विभाग का काम था कि वनों को ढूंढना कि वन कहाँ है। और इसके बाद अगर आपने वन ढूंढ दिए तो आपको दुर्गम इलाकों में मिलेंगे, दूर दराज क्षेत्रों में मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड इसी के साथ ही जो डिट्रिच ब्रैंडिस थे, उनके परामर्श से एक 1865 में एक भारतीय वन अधिनियम लागू किया जाता है और इसी के द्वारा जो डिट्रिच ब्रैंडिस थे उन्हें भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक बना दिया जाता है। और इसके बाद फ्रेंड कुमाऊं में 1868 में एक सेपरेट वन विभाग की स्थापना हो जाती है। और इसके बाद 1869 में एक गढ़वाल में भी वन विभाग की स्थापना कर दी जाती है। और फ्रेंड अभी तक जो वनों पर अधिकार है ब्रिटिश का, वो एकदम कंफर्म हो गया था कि हाँ, वनों पर नियम बनाने, कानून बनाने का अधिकार होगा ब्रिटिशर्स को। लेकिन 1878 में फ्रेंड एक चेंज होता है और जो चेंज था एक नए और जिसे कहते हैं अखिल भारतीय वन अधिनियम बनाया जाता है, ऑल इंडिया फॉरेस्ट एक्ट। इस वन अधिनियम के द्वारा आरक्षित और संरक्षित दो टाइप के वन बना दिए जाते हैं। और आरक्षित जो वन होते हैं फ्रेंड्स, उन वनों में किसी भी प्रकार का आप शिकार नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से मछली पकड़ना, आप वहां सिविल लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। और जो संरक्षित वन थे वहां पर आप लोग कोई भी मतलब जा सकता था। और इसी के बाद 1890 में एक रिसर्च होती है जिससे आप लोग शायद अवेयर होंगे। लीसा आपने सुना होगा, जो पाइन का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़, उससे एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसे लीसा कहते हैं। और उससे जो परिमार्जन, उसको जो एक्सट्रैक्ट करके कुछ नया बनाने और उसमें रिसर्च उससे जो थी वो बढ़ गई। और उस नई रिसर्चों के कारण फ्रेंड्स जो ब्रिटिशर्स थे उनका ध्यान चीड़, देवदार, जो भी लीसे को प्राप्त करवा सकते थे, उन पेड़ों पर ब्रिटिशर्स का ध्यान चला गया। और इसी के बाद 1893 में एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद संरक्षित वनों का दायरा बढ़ा दिया जाता है। जो 1878 में जो एक फॉरेस्ट एक्ट आया था उसका दायरा बढ़ा दिया जाता है एक नोटिफिकेशन के द्वारा कि संरक्षित वन में सारी भूमि आएगी, जो बेनाब भूमि, जितनी भी बेनाब भूमि है, नाले, नदी, जंगल, पहाड़, कुछ भी, सारे के सारे एक संरक्षित क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे।
और इसके बाद फ्रेंड 1894 में एक और अधिसूचना जारी होती है, जिसमें कहीं पर भी अगर 8 वृक्ष को नोटिफाइड कर दिया गया और उन 8 वृक्षों जैसे देवदार हो गया, सागौन, साल, इस टाइप के जो वृक्ष थे उनको आरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया। आरक्षित वृक्ष का मतलब, जिस प्रकार आप आरक्षित वनों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, लकड़ी लाने या फिर घास काटने कुछ करने भी नहीं जा सकते हैं आप, सेम टू सेम आप इन आरक्षित पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, इनसे आप लकड़ी भी नहीं बीन सकते हैं। तो पहला अधिसूचना थी कि आरक्षित वृक्ष घोषित कर दिए, और दूसरा था कि संरक्षित वनों में आप शिकार और मछली नहीं पकड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में वनों से लकड़ी, घास, फलों के अतिरिक्त शिकार भी मिलता है काफी बड़ी मात्रा में, और पहले लोग शिकार काफी करते थे। मछली पकड़ना और शिकार करना उनकी आजीविका के मुख्य स्रोत थे। लेकिन 1894 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा जब इसे बंद कर दिया जाता है, कंजर जो भी थे उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है और उस एरिया को शिकार के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो इससे आम लोगों में एक आक्रोश पैदा हो जाता है। लेकिन वह आक्रोश राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ मिला नहीं अभी तक, जिस कारण अभी तक किसी भी प्रकार की कोई क्रांति, कोई आंदोलन नहीं होगा। आइए इसके बाद चर्चा करते हैं कि सन 19 नवंबर 1900 के दिन जो भी संरक्षित वन है उससे अगर आप उसमें शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, इसे एक अपराध घोषित कर दिया गया। आपको 2 साल की जेल होगी और 200 रुपये जुर्माना होगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको भूख लगी है और आपको जंगल में शिकार करने के लिए जाना है, लेकिन अगर आप शिकार करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। तो इधर अगर आप भोजन प्राप्त नहीं करते हैं तो भी मरना ही है, और अगर आप लोग खाना प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी सजा तो होगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और फ्रेंड, इसी के साथ जो वन अधिनियम था 78 में जो बना था 1878 में, उसमें एक सेक्शन 78 था इम्पोर्टेंट, जो धारा 78 थी। इसके अनुसार आप अगर संरक्षित भूमि का किसी भी प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अगर जंगल में किसी भी प्रकार की कोई आग लगी, कुछ भी घटना घटित होती है, तो आपको जो चौकी होती है वन विभाग की, वहां जाके सूचित करना होगा। फ्रेंड्स, ये एक जो धारा थी, ये बहुत ही इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। अगर दूसरा इसमें था कि अगर जंगल में कभी आग लग जाती है तो आपको उसे बुझाने के लिए जाना पड़ेगा। पहली बात, आप सूचना देंगे, दूसरा आपको बुझाने के लिए जाना पड़ेगा। चाहे 4 दिन लगे, 3 दिन लगे, आपको बुझाना पड़ेगा। और आप वहां से आग को छोड़ते हुए नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप आग को छोड़कर आ गए तो ये भी एक अपराध था। अगर आपको खुद की जान बचाने के लिए भी अगर आप आग ना बुझाएं और छोड़ के आ जाएं तो ये एक अपराध था। इसके लिए भी सजा का प्रावधान था। और चाहे कितनी भी दूर आपको आग बुझाने के लिए जाना पड़े, 15 मील, या फिर आपका जो चौकी है वो 15-20 मील दूर है, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, एक सेक्शन 78 था, जो वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसा पॉइंट था, ऐसी धारा थी जिसका दुरुपयोग हुआ है, और जिसके कारण जो असंतोष है आम जनता में वो बहुत ज्यादा फैल गया था। और इसके बाद फ्रेंड, आते आते आगे तक 1911 में एक नई वन नीति जारी होती है। अभी आप लोग देखेंगे कि जो रिसर्च हुई थी 1890 के दौरान, जो चीड़ के जो वृक्ष हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो लीसा देने वाले वृक्ष होते हैं, उस लीसे का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो उसका जो परिमार्जन होता है उसमें एक बहुत अच्छी रिसर्च कर ली गई। और उत्तराखंड के जो कुमाऊं के जो चीड़ के जो वन थे वो एक वरदान हो गए। क्योंकि जो लीसा है उसकी जो परिमार्जन की विधि थी वो इतनी ज्यादा रिसर्च कर ली गई थी उसमें, कि अभी वो फ्रांस और जर्मनी, पुर्तगाल आदि जो
देश थे उनसे कंपटीशन कर सकती थी, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। और इस कारण अब ब्रिटिशर्स का ध्यान जो चला गया वो व्यापारिक वानिकी में चला गया। अब वो लोग सिल्वीकल्चर होता है फ्रेंड, सिल्वीकल्चर आपने सुना होगा। और मैं आपको बता दूं कि सिल्वीकल्चर वनों को उगाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोसेस के हिसाब से काम किया जाता है स्टेप वाइज। जैसे कि सर्वप्रथम अगर आप एक बड़ा पेड़ है, एक परिपक्व पेड़ है जो काटने की अवस्था में है, तो आप उसे काट देंगे। फिर उसकी जगह में एक नया वृक्ष लगा देंगे और फिर उस वृक्ष को बड़ा होने में कुछ तो समय लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने में वो वृक्ष बहुत बड़ा हो जाएगा। जंगल के वृक्ष की मैं आमतौर पर बात कर रहा हूँ अभी। तो वो वृक्ष जब वो वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसके बाद उसे मैच्योर होने में टाइम लगेगा। और सिल्वीकल्चर के में जो पोर्शन होता है फ्रेंड, जैसे कि अगर हमने एक पोर्शन में सिल्वीकल्चर कर रहे हैं तो ये एक साइकिल चलती है। सबसे पहले जो परिपक्व मैच्योर पेड़ होंगे और दूसरे में इमर्जिंग पेड़ होंगे जो मतलब अभी यंग हैं, और तीसरे में आप छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। तो पहला पौधों का रोपण करना, और सेकंड में आपका पौधों का थोड़ा सा बड़ा होना, और थर्ड फेज में आपका काटना। तो ये साइकिल चलती रहती है। जिस समय आप बड़े जो मैच्योर पेड़ हैं उनको काटोगे, उसी दौरान जो अभी युवा पेड़ हैं वो परिपक्व होते रहेंगे। और ये एक सतत प्रक्रिया है, और जैसे ही आप बड़े पेड़ काटेंगे उसकी जगह पे आपको नए पौधे लगाने पड़ेंगे। तो ये होता है एक सिल्वीकल्चर प्रोसेस। तो फ्रेंड 26,000 से बढ़कर 21 लाख तक जो चीड़ के पेड़ थे, इनकी जो भी लीसा प्राप्त करने वाले पेड़ थे, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब आप सोच सकते हैं। और इसी के साथ जब रिसर्च ये हुई, 15 सालों की रिसर्च से इन्होंने पाया, ब्रिटिशर्स ने पाया कि जो चीड़ का पेड़ है अगर आप उससे लीसा निकालते हैं तो इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप पहाड़ी इलाकों में कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि चीड़ के पेड़ों से लीसा निकलता है, और वन विभाग द्वारा अभी भी उस लीसे को प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ कप नुमा लगाया जाता है वहां पर पेड़ों पर। तो ये फ्रेंड पहले से ही जब 1890 में रिसर्च हुई थी उस दौरान से ये लगाए गए थे। तो अब फ्रेंड्स इस जो लीसे को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ लगाए गए। मैंने बताया कि 26,000 से लेकर और 21 लाख तक इन पेड़ों की संख्या पहुंच गई थी, लगभग 90 गुना से भी अधिक, आप बिलीव कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स ऐसा था कि जब उन्होंने अध्ययन में पाया तो अब 1911 में जो नई वन नीति आई, इसके तहत राज्य का अधिकार जो था उसे बहुत बढ़ा दिया गया। और जितने भी जो रिप्रोडक्शन जोन थे चीड़ के पौधों के या फिर लीसा प्राप्त करने वाले पौधों के, जितने भी रिप्रोडक्शन जोन जो पुनर्जनन क्षेत्र थे उनके, वहां आरक्षित कर लिया गया, उसे भी रिजर्व कर दिया गया फ्रेंड्स। उसमें लकड़ी बीनना, शिकार करना, सारी चीजें तो पहले से ही प्रतिबंधित थी। लेकिन अब उनमें अगर आप खरक, सुना होगा आपने खरक फ्रेंड्स, खरक जो होता है वो एक गाय भेड़ मतलब गायों का एक, या फिर भैंस जो होती है उनका एक समूह होता है, जिसे आमतौर पर पहाड़ में लोग जंगलों में ले जाते हैं। पहले मान्यता तो हमारे अभी भी कहते हैं कि बुजुर्ग लोग अभी भी कहते हैं कि पहले गांव में कुछ बीमारी वगैरह आती थी, इसलिए जंगलों में खरक ले जाते थे। लेकिन ये सिर्फ एक कारण हो सकता है, इसके और भी कारण हो सकते हैं फ्रेंड, जंगलों में खरक स्थापित करने के। तो इसी के बाद जो खरक थे, खरकों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे आप लोग। नहीं, अगर आप नए खरक बनाते हैं जंगलों में तो आपको डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस नए नियमों में ये व्यवस्था की गई कि ना ही नए खरक बनाए जा सकते हैं, जो भी चीड़ के रिप्रोडक्टिव जोन है वहां पे नहीं बना सकते हैं आप लोग खरक। और इसी के साथ दूसरा जो था वो था कि अगर आपको जो गूल सुना होगा आपने, गूल
पानी की जो नहरें होती हैं छोटी छोटी, उन्हें गूल कहते हैं पहाड़ में। तो उन गूल को बनाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप लोग नहीं बना सकते हैं बिना परमिशन के पहाड़ी, किसी भी ऐसी पहाड़ी पर जहां चीड़ का पुनर्जनन क्षेत्र होगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ अभी तक लोगों का असंतोष बहुत चरम पर पहुंच रहा है, क्योंकि जो अधिकार है, अगर आप लोग सोचिए कि अगर आप ऐसे गांव से हैं कि जिसके ऊपर साइड चारों तरफ केवल चीड़ के पेड़ हैं, और पानी भी चीड़ के पेड़ों से आता है, आपकी खेती, आपका जो खेती है वो पूरी तरह से पानी पर निर्भर है, वो भी केवल उस पानी से जो चीड़ के वनों के जो गदिरा है वहां से आता है। और सेकंड की आपको शिकार भी चीड़ के वन से करना है। तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे इस हालत में, जब आपके पास ना वन है, केवल घर है, वो भी बस उतना ही है। तो फ्रेंड, इसी इसी के कारण जो मतलब जो पहले बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी, इसी के समय पहले ट्रेल के जो हेनरी रैमजे ने वन बंदोबस्त किया था, वो वन बंदोबस्त की व्यवस्था थी। उसके बाद अब 1911 की नीति में भी एक जो बंदोबस्त है, इसे किया जाएगा। और जो जब ये बंदोबस्त किया जाता है तो इसमें कई बार जो वन है, जैसे आप लोग अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि चीड़ के पेड़ कई बार घरों के सामने या फिर आपके जो गौशालाएं होती है उनके बगल में भी उग जाते हैं। तो इस कारण उस बंदोबस्त में जो अब मैंने मुनार कहा आपसे, उस मुनार को घरों, कई बार वो घरों के पीछे तक, कई बार खेतों के आगे, कई बार कहीं पर भी मुनार को बना दिया जाता था, क्योंकि वो क्षेत्र अब एक संरक्षित क्षेत्र था। और वहां अगर चीड़ का पेड़ है तो आप वहां पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, खरक भी स्थापित नहीं कर सकते थे आप लोग, पानी नहर कुछ नहीं आप। और इसी के साथ एक दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि पहाड़ी इलाकों में जो पानी है उसे संरक्षित किया गया फ्रेंड। और इसका रीजन ये था कि जो मैदानी इलाके थे वहां पानी की अक्सर कमी होती रहती थी, जिस कारण जो पहाड़ी इलाकों के वन थे उन्हें मैदानी इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ताकि बड़ी बड़ी जो नहरें हैं, जो भी मैदानी इलाकों में जो नहरें हैं उन तक पानी पहुंच सके। इसलिए जो पर्वतीय इलाके थे उनको संरक्षित किया गया पानी के नाम पर। अब इसी के साथ पैरेलल में फ्रेंड हम देखेंगे, इसी के समांतर हम देखते हैं कि अभी सोसाइटी कैसी है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कॉन्सेप्ट, और वो उसमें पढ़ा है हमने चेंज की, चेंज क्या हुए। लेकिन फ्रेंड, केवल इन चेंजों की बदौलत ही यह आंदोलन पैदा नहीं होंगे। इसी के साथ इसके समांतर में एक जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, वो भी चल रहा है फ्रेंड्स। आपने, जैसा आप लोग जानते हैं कि 1911 में ये जो पॉलिसी आएगी, इसके बाद 1918-19 तक जो वन बंदोबस्त मतलब किया गया, और इसी के साथ जो पानी को संरक्षित किया गया मैदानी इलाकों के लिए, जो ताकि नहरों को पानी मिले, तो इसके साथ ये 1920 का फेज चल रहा है फ्रेंड्स। और इसी 1920-21 के दौरान आप लोग देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमको इंटरलिंक करके पढ़ना है चीजों को, तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन और जितने भी जो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और कुछ भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कांग्रेस बना, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, उसी से हम लिंक करके चलेंगे कि अभी इसी के पैरेलल में सोसाइटी में क्या चल रहा था और अदर वर्ल्ड में क्या चल रहा था। जैसे कि आपने देखा ही है कि अगर पानी खाना बंद हो जाएगा तो समाज में एक प्रकार का असंतोष पैदा हो जाएगा। लेकिन तब फिर भी इसके असंतोष पैदा होने के बाद भी कोई बड़ी वो नहीं, सभा नहीं हुई है अभी तक इस बारे में कि जो कहे कि हाँ हमें आंदोलन करना है। और आंदोलन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का
राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी प्रकार का जो आंदोलन है वो जन्म नहीं लेगा। और इसके बाद हम अभी एक बार रिव्यू करेंगे कि जो 1921 में जो वन आंदोलन होगा उसके क्या कारण थे। और उसके कारणों में फ्रेंड सबसे पहले तो हमने अभी तक देख लिया है कि ब्रिटिश की नीतियां, जैसे कि जो वन अधिनियम था 1878 का, और जो उसकी धारा 78 थी, और दूसरा जो चेंज हुआ था फॉरेस्ट एक्ट में चेंज, और उसके बाद 1911 की जो पॉलिसी थी, इसको हमने अभी तक देख लिया है। और इसके बाद हम अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे कि 1870 के बाद, जैसे 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और इसके जो उद्देश्य थे वो अच्छे थे। तो जिस कारण जो लाट साहब थे अल्मोड़ा के, वो एक प्रेस की स्थापना करने देते हैं, तथा इसके बाद अल्मोड़ा अखबार था उसको जारी किया जाता है, और पाक्षिक रूप से था पहले और फिर साप्ताहिक रूप से भी जारी किया जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स जो समाज में अब राजनीतिक चेतना थी उसका धीरे धीरे से विस्तार हो रहा था। और ये क्यों हो रहा था, इसके जो परिवर्तन को समझने के जो कारण है, जो चेंजेस आए, वो चेंजेस थे एक तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार। और जब अल्मोड़ा अखबार था तो पहले तो उसका प्रकाशन मतलब ज्यादा ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां उस पर लिप्त नहीं थी। लेकिन 1871 के बाद 1913 में जब बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन था वो उसे संभाला, तो फिर वो एक राष्ट्रीय पत्रिका बन गई। उसमें मतलब राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़ने लगा, और इसी कारण उसे 1918 में बैन भी किया गया, और उसके बाद पत्रिका बंद हो गई। और फ्रेंड इसके साथ ही अन्य कारणों में जो था कि 1913 के दौरान सत्यदेव परिव्राजक, तो इनके द्वारा सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा एक शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन से पहले 1914 में बद्रीदत्त पांडे और इनके सहयोगियों के सहायता से एक होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है। तथा इसी के साथ 1916 में जब कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है तो इसके बाद एक राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए इसका जो है वो गठन किया जाता है। और इसका पहला अधिवेशन जो कि 1917 में होता है, और जिसके अध्यक्ष जयप्रकाश जोशी जी होते हैं, तो उस अधिवेशन में 1917 में, और उसके बाद जो जितने भी अधिवेशन हुए 1918 हल्द्वानी में, और 1919 जो कोटद्वार में हुआ था, जो कि एक संयुक्त अधिवेशन था जिसमें गढ़वाल के नेताओं ने भी बड़ी मात्रा में भाग लिया था। और इसी के बाद 1920 के काशीपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा जो थी उसके खिलाफ भी काफी उसके खिलाफ उसका बहिष्कार करने के लिए जो है निर्णय लिया गया था कि जनवरी जो सरयू नदी के किनारे एक स्थान था बागेश्वर का, वहां पे इकट्ठा होंगे सब लोग, जिस दिन मकर संक्रांति का मेला भी होता है 13 जनवरी। तो उस दिन सब लोग इकट्ठा होकर कुली बेगार प्रथा का अंत करेंगे, और इसके लिए काशीपुर अधिवेशन में इसकी तैयारियां की गई। लेकिन 1817, 1818 और 1819 में जितने भी जो अधिवेशन हुए थे, इन अधिवेशनों में कुली बेगार और जंगलात समस्या को बड़े जोर शोर से उठाया गया, और इसमें लोगों का सहयोग भी मिला, क्योंकि ये जो मुद्दे थे ये
ग्राम स्तर पर जुड़े हुए थे, ये आम आदमी के स्तर पर जुड़े हुए थे, क्योंकि हर किसी की जरूरतें थी कि भोजन, पानी, आवास मिले। लेकिन जो ब्रिटिश की जो नीतियां थी, इनके द्वारा अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे, और जिसका फलस्वरूप जो आंदोलन था इसमें लोग जुड़ते गए, और जो कुमाऊं जो कांग्रेस थी उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती रही। और एक अन्य फैक्ट है फ्रेंड्स का कि जनवरी 1921 में जब सरयू नदी के और गोमती नदी के संगम जो कि बागेश्वर में है, वहां पर जब कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया बद्रीदत्त पांडे आदि की अध्यक्षता में, तो उस दौरान जो वन के जो नियम थे उन उसके प्रति भी जागरूकता बढ़ गई, कि अब लोगों को लगने लगा कि अगर कुली बेगार प्रथा का अंत हो सकता है तो हमारे जो वन की समस्या है उसको एक बूस्ट टाइप का मिला। और इसी के साथ जैसा कि आपको पता होगा कि 1897 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं वो हरिद्वार आए थे, और उन्होंने वहां पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। उस समय के दौरान ईसाई मिशनरियों का प्रचार अपने चरम पर था, और देहरादून आदि स्थानों पर बड़ी मात्रा में जो है धर्म परिवर्तन हो रहा था, जिस कारण जो धर्म की रक्षा के लिए कह सकते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई, जिसमें भी लोग जुड़े, और इस जिससे कि राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। और इसी के साथ 1914 में होम रूल लीग, और जो कि बद्रीदत्त पांडे और उनके सहयोगियों के द्वारा बनाई गई थी, तथा इसी के बाद स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा 1918 में जो गढ़वाल का एरिया था उस एरिया में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक चेतना का विस्तार होगा, जो कि जिसकी झलक की हमें कुमाऊं कांग्रेस थी उसके अधिवेशनों में दिखती है। और इसी के बाद इसी के साथ ही जिस प्रकार असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद जैसे ही सरयू नदी के तट पर जो कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ, उसके बाद फरवरी के महीने से लोगों ने जंगलों में आगजनी लगाना शुरू कर दिया। बद्रीदत्त पांडे ने अपने एक भाषण में इस दौरान कहा कि पहले जो जंगल होते थे वहां आग लगती थी तो घास होता था, और जो गाय भैंस होती है वो दूध देती थी, जिसके फलस्वरूप जो घी के टिन होते थे वो भरे रहते थे। लेकिन जब जंगलों को बचाया जाता है तो घी की बजाय जो लीसा होता है उसके कनस्तर भरते हैं, और गायों भैंसों की हालतें दयनीय होती हैं। तो इसके कारण जैसे ही भाषण आदि के द्वारा और असहयोग के जो किया गया वो ये था कि जैसे आपको पता ही है कि इसमें असहयोग आंदोलन में जो वन आंदोलन थे, इसमें बड़ी मात्रा में जो जितने भी जो सैन्य के कर्मचारी थे, जैसे कि सैनिक थे, और जो ग्राम प्रधान या फिर गांव की आम जनता, जितना हिस्सेदारी जितनी महिलाओं की थी उतनी ही पुरुषों की थी, उतनी ही बच्चों की थी। और कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चों के द्वारा भी आगजनियां की गई और बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी हुई। और इसी के बाद जब आगजनी हो गई तो पहले जो वन अधिनियम था उसकी धारा 78 के अनुसार अगर कहीं पर आग लग जाती थी तो ये वहां के ग्रामीण नागरिकों की जिम्मेदारी होती थी कि वे लोग आग बुझाने के लिए जाएं। लेकिन अब आगजनी के दौरान जैसे कि आपको पता ही है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी से गर्मी शुरू हो जाती है और अप्रैल, मई, जून तक बढ़ती जाती है। तो इसी के दौरान आगजनी बहुत बड़ी मात्रा में फैली, और जो ब्रिटिशर्स ने वनों को
काफी पहले से 1890 के दौरान से अगर चीड़ के वनों को बचाया था तो आपको पता ही होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो पिरूल होता है, चीड़ की जो पत्तियां गिरती हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गई होंगी और काफी जो आग है उसके लिए काफी उपजाऊ भूमि बन गई होगी। तो जो असहयोग आंदोलन था वो उसमें उत्तराखंड वासियों द्वारा और कुमाऊं के जितने भी लोग थे उनके द्वारा असहयोग किया गया। असहयोग किस चीज में किया गया? ये था कि आग तो जल गई थी लेकिन आग को बुझाने में असहयोग किया गया। जैसा कि वन अधिनियम में था, धारा 78 में था कि आग लगने के बाद सूचना देंगे और आग बुझाने के लिए जाएंगे, लेकिन लोगों के द्वारा इस काम हेतु असहयोग किया गया और ये केवल चीड़ के वनों के लिए था और जो भी लीसे से रिलेटेड वन थे उनके लिए था। और जो चौड़ी पत्ती वाली वनों जो चौड़ी पत्ती वाली वन जितने भी थे, जैसे बांज हो गया, बुरांस आदि, तो इनमें तो आगजनी नहीं की गई, लेकिन चीड़ के वनों में जबरन आगजनी लगाई गई और लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया गया और उनके कार्यों में आग को बुझाने में असहयोग किया गया। तो फ्रेंड, अब आप देखेंगे कि इसमें सैनिकों की हिस्सेदारी भी थी। एक सैनिक ने कहा था कि एक यात्रा वृत्तांत सुनाता है वो अपना, कि जब मैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहा था तो मुझे चोट लगी और मैं जंगल में था, तो मुझे वहां से अस्पताल ले जाया गया। तो ब्रिटिश अधिकारी मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि अपना आपका हाल कैसा है। तो वो जो अधिकारी था फ्रेंड, वो जवाब देता है कि पतरोल और जो भी पटवारी थे उनके बारे में, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में बताता है। लेकिन जब अधिकारी उसकी बात को सुनकर भारत आते हैं तो भारत में वे जो रॉलेट एक्ट था उसको लेकर आते हैं और निहत्थे लाखों की संख्या में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहां पर गोलीबारी करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। तो वो अधिकारी इस वृत्तांत को सुनाता है लोगों को। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है फ्रेंड, कि जो ब्रिटिश की नीतियां थी, जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, उसका उत्तराखंड में उतना प्रभाव नहीं था। लेकिन जब भाषणों में किसी के कहने से, जैसे कि एक सैनिक ने अपनी घटना सुनाई, तो जो असंतोष था, जो उत्तराखंड के लोगों का जो असंतोष था, वो वनों से ब्रिटिश की नीतियों पर, पूरे जो भारत की नीतियां थी उनकी ओर चला गया। पहले उत्तराखंड के लोग केवल वनों के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब उनका जो असंतोष है वो एक चरम पर पहुंच गया और उसकी प्रतिक्रिया काफी बड़ी होने वाली थी। अब इसी के फलस्वरूप जो वन आंदोलन थे वो काफी ज्यादा भड़काऊ, हिंसक होने लग गए और कई बार उन्होंने वन अधिकारियों को धमकियां दी, कई बार आक्रमण किए उन पर, कई बार उन्हें मारा पीटा गया और इसके दौरान बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां भी हुई। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वन आंदोलन असहयोग आंदोलन में बदल गया है। लेकिन असहयोग अभी भी केवल किस चीज का है? ये है आपका वन में अगर आग लगेगी तो आग बुझाने का असहयोग। लेकिन अगले किसी लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे, कि जब हम लेक्चर शुरू करेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका थी, उसके दौरान एक टॉपिक आएगा कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर असहयोग आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, या फिर उत्तराखंड में कैसा असहयोग आंदोलन था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हम इतना ही समझ जाते हैं कि असहयोग आंदोलन से वन आंदोलन किस प्रकार जुड़ा। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इसकी परिणति क्या हुई। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें महिलाओं ने भी बड़ी मात्रा में भागीदारी निभाई और 1921 में सोमेश्वर की एक दुर्गा देवी नाम की महिलाएं थी जिन्होंने वनों में आग लगाई थी, जिन्हें की 1 माह की कैद भी सजा हुई थी। और
इसी के साथ अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो वन पंचायत होती है उनका गठन कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण थे। इसी के दौरान एक कमेटी बनती है फ्रेंड, उसका गठन क्यों होता है और उसके गठन के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बड़ी मात्रा में वन आंदोलन और भी ज्यादा ज्वलंत हो जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम 13 अप्रैल 1921 को ब्रिटिश सरकार एक फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी की स्थापना करती है, जिसके अध्यक्ष जो पी वैंडम थे उन्हें बनाया जाता है। और इस जो ये समिति थी, इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग जंगलों में आगजनी कर रहे थे और जिसके कारण बड़ी मात्रा में जो लीसा था वो जल गया था। और जो सरकार ने जो सिल्वीकल्चर के दौरान जो नए नए पेड़ लगाए थे, उनकी 20 साल की जो मेहनत थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी, जिस कारण जल्द से जल्द अप्रैल दो महीनों के बाद ही 13 अप्रैल 1921 को एक पब्लिक के लिए वन ग्रीवांस समिति की स्थापना की गई। और इस समिति ने अपने 2 उद्देश्यों पर कार्य किया। एक तो कि जो 1911 की नीति थी उससे किस प्रकार जो जनता थी वो प्रभावित हो रही थी, और दूसरा था कि एक ऐसी पॉलिसी बनाना, एक ऐसे रिकमेंडेशन देना ताकि उसका असंतोष कम हो सके। तो फ्रेंड, जब ये समिति अपना काम करती है तो ये अल्मोड़ा, नैनीताल और जो गढ़वाल में जितने भी जो एरिया थे वहां जा भ्रमण करती है तथा लोगों, वन अधिकारियों आदि से उनकी व्यू लेती है कि क्या किया जाना चाहिए और क्यों लोग परेशान हैं। तो जब ये समिति अपने रिपोर्ट को प्रकाशित करती है तो ये इसे पता चलता है कि जो 1911 में जो नीतियां बनाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत कई बार इसलिए जो वन अधिकारी हैं और महिलाएं हैं इनके साथ झड़प हो जाती थी, क्योंकि जो जिन्हें हम मुंडारे या मुनारे कहते हैं, जो फॉरेस्ट के पत्थर होते हैं, उसकी सीमा कभी कभी घर के पीछे, खेतों के किनारे, गांव से एकदम बहुत करीब होती थी, जिस कारण जो संघर्ष थे वो बढ़ते रहते थे और लोगों को लकड़ी, घास लेने के लिए घर के पीछे तक नहीं काट सकते थे लोग। तो जो जो पी बैंडन थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो आरक्षित वन थे और जो संरक्षित वन थे उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया था, क्योंकि संरक्षित वनों को में भी लकड़ी काटना, शिकार करना, ये सब कुछ बैन करवा दिया गया था। तो जिस कारण जो वन ग्रीवांस समिति की रिपोर्ट थी, उन्होंने फिर अपनी सिफारिशें दी कि जो नाव भूमि है उसके एक आधे मील तक का जो हिस्सा है, जो घर से जो गांव के आधे मील तक, वहां पे मुनारे लगाए जाएं और कम से कम आधे मील तक। तो जो फ्रेंड आजकल हम लोग देखते हैं गांव में, आप जंगलों में कभी गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि मुनारे कहते हैं उन्हें, कहीं कई जगहों पर मुंडारे भी कहते हैं। तो वो उस दौरान में लगाए गए। उन समिति की रिपोर्टों के अनुसार आधे मील की दूरी पर लगाए जाते हैं। उससे पहले वो गांव के नजदीक 1911 की जो पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग गांव के नजदीक लगाए जाते थे, किसी के घर के पीछे लगा दिया। तो इस प्रकार समिति ने लोगों के असंतोष को कम करने के लिए कार्य किया और जो ये मेन मुद्दे थे इनको अपने रिपोर्ट के अंतर्गत लाई, जैसे कि पशुओं को चारण करने के लिए अब संरक्षित भूमि में जाना अवैध नहीं रहा। पहले 1911 के बाद जहाँ पे चीड़ का पुनर्जनन क्षेत्र था वहां पे गाय खरक बनाना या फिर गूल निकालना ये सब बैन था। लेकिन इस समिति, जो फॉरेस्ट ग्रीवांस समिति थी, इसकी रिपोर्ट के बाद आप अगर वनों में पशुचारण करते हैं, लकड़ी लाते हैं, झाड़ियों को काटते हैं तो ये अवैध या फिर गैर कानूनी नहीं माना गया। और इसका एक अन्य भी कारण था कि 1921 के दौरान फिर जो ये आंदोलन था
असहयोग आंदोलन 1922 में महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था। तो इस कारण 1922 से और 1939 के बीच ये आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ा। और फिर भी इसके बावजूद इन्होंने अक्टूबर 1921 में जब समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो इस रिपोर्ट में दो प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया। अक्टूबर 1921 में जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी अपनी, तो दो श्रेणियों में बांटा गया। जो श्रेणी फर्स्ट थी, इसमें ऐसे वनों को रखा गया जो व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, जैसे कि अगर देवदार है या फिर चीड़ के वन हैं, तो उन वनों से तो लीसा प्राप्त हो सकता है, तो वो वन हम मान सकते हैं कि व्यावसायिक वन है, वाणिज्यिक वन है। लेकिन जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन थे, जैसे कि बांज, काफल, बुरांस, जो भी हमारे यहाँ होते हैं, तुन, अयार, सब कुछ, तो इनको श्रेणी वन में रखा गया। और इसमें अगर आपको पशुचारण करना है, कुछ भी करवाना है, लकड़ी लेना है, शिकार करना है, इसको अवैध नहीं माना गया। लेकिन इन वनों में अगर कोई आरक्षित वृक्ष है, आरक्षित वृक्ष को काटने के लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता अभी भी थी। आप देवदार के वृक्ष को बिना परमिशन के नहीं काट सकते थे, चाहे वो श्रेणी 1 में हो या श्रेणी 2 में। लेकिन श्रेणी दो में ऐसे वनों को रखा गया जो वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जैसे साल, सागौन के जो वृक्ष होते हैं, ऐसे वन जहाँ पे बहुतायत मात्रा में पेड़ मिलते थे, इन वनों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया और इसे श्रेणी 2 कहा गया। तो एक श्रेणी 1 था और दूसरा श्रेणी 2। और इन वनों को रिजर्व करने का एक ये उद्देश्य था कि जितने भी अधिकार प्राप्त लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। और इसी के साथ मृदा अपरदन को रोकना, जैसे अन्य जो पक्ष थे इसके, उन्हें भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया कि जैसे जल की आपूर्ति करना, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि भूमिगत जल वन एक महत्वपूर्ण वो होते हैं, इसका पॉइंट होते हैं कि जहाँ वन एक महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से भूमिगत जल को बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर खेती करना, पशुपालन, ये सब अवैध कर दिया गया। और समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1922 को जारी किए गए थे ये नियम। 15 मार्च 1922। लेकिन फ्रेंड, आप लोग देखेंगे कि ये जो भी नियम थे ये तो जारी हो गए, ये लागू भी हो गए, लेकिन अभी भी जो सेक्शन 78 था उसे नहीं हटाया गया था। और आरक्षित वनों में अभी भी आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का शिकार करना, लकड़ी लाना, घास लाना, पशुचारण वगैरह करवाना, ये वैध नहीं था। तो अभी भी इन्हीं बिंदुओं को लेकर, सेक्शन 78 आदि को लेकर, जो बद्रीदत्त पांडे या फिर अन्य नेता थे, वे लोग आंदोलन करते रहे। तो फ्रेंड, हम अब आगे देखते हैं कि जब 13 अप्रैल 1921 को ग्रीवांस कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी जो सेक्शन 678 है और जो श्रेणी 2 थी, उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। तो इसके फलस्वरूप, इसके साथ ही मतलब कि जो शक्ति पत्रिका थी, इसमें जंगलात कैसे खुलेगा नाम के शीर्षक से एक संपादकीय लिखा, जिसमें कि जो ग्रीवांसेस कमेटी थी उसकी आलोचना की गई और बताया गया लोगों को कि किस प्रकार जो है अब ब्रिटिश जो है कि
उन्होंने जंगल तो खोल दिए, लेकिन जंगलात की जो तारें हैं, जो बाड़े हैं, उनको नहीं खोला है अभी तक। और आधे अधूरे नियम हमें दे दिए हैं, आधे अधूरे हमारे को ढील दे दी है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी हमें इससे छुटकारा नहीं मिला है। अभी भी हम लोग आरक्षित वनों में नहीं जा सकते हैं। और गौरदा एक कवि हुए हैं जिनके द्वारा वृक्षन को विलाप नाम से एक कविता लिखी गई, जो कि जो वृक्ष थे उनकी वेदना, और जो ग्रामवासी थे उनकी वेदनाओं संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका कि आम नागरिक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 और 1931 के समय फिर से अल्मोड़ा के जंगलों में, नैनीताल के जंगलों में, गंगोली हाट, शोर घाटी, जितने भी जो एरिया हैं, जितने भी जंगल हैं, सब जगह आगजनी की गई। और इस समय भी बड़ी मात्रा में चीड़ के वनों को निशाना बनाया गया, तथा काफी मात्रा में इस जो वन थे वो जले। और 1931 और 31 के दौरान सल्ट क्षेत्र में भी वनों को जलाया गया और बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां हुई, और उन लोगों को फिर गांधी इरविन समझौते के पश्चात छोड़ा गया। और 1939 में इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं नाम से एक जो ग्रीवांस कमेटी थी बनाई गई थी दोबारा। इसके जो पहले जो ग्रीवांस कमेटी थी, उसके बाद सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको देखते हुए दोबारा से एक ग्रीवांस कमेटी बनाई गई, जिसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी अपनी 1939 में, कि इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट इन द कुमाऊं फॉरेस्ट। तो इसी जो संदर्भ में जो श्रेणी 2 के जो पेड़ थे, जिन्हें जो पहले की ग्रीवांस कमेटी थी, उसके द्वारा श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में पेड़ों को बांटा गया था, जिसमें कि श्रेणी 1 में ढील दी गई, लेकिन श्रेणी 2 को नहीं छेड़ा गया, जिसके कारण जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें काफी आगजनी फिर से की गई। और इसके परिणाम स्वरूप फिर से एक ग्रीवांस कमेटी बैठी, जिसको 3 जिलों गढ़वाल, नैनीताल और जो अल्मोड़ा थे उनमें भ्रमण के लिए फिर से भेजा गया, तथा लोगों की फिर से बातें सुनी गई, लोगों से बातचीत की गई। और जो श्रेणी 2 के जो जंगल थे उनके नियमों में ढील देने के लिए फिर से एक रिपोर्ट, जो कि 1939 में प्रकाशित की गई, इन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं नाम से थी। इसमें भी थोड़ा बहुत ढील दी गई। और 1941 में जो चारण के नियम थे उन्हें खोल दिया गया, जो जितने भी आरक्षित हमारे वन थे। लेकिन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से वन संबंधी जितने भी मुद्दे थे उन्हें उठाया गया, और वन आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में आगजनी की, डाक बंगले जला दिए गए थे बड़ी मात्रा में। जो आपको पता ही है कि भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में एक बहुत रौद्र रूप में निकला था। तो इसका यह प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भी बड़ी मात्रा में आगजनी की गई, तथा इसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति तक यह संघर्ष ऐसे ही जारी रहा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार जो ब्रिटिश ने 1815 में जो टिहरी गढ़वाल रियासत जो राजा को सौंप दी थी,
वहां पर किस प्रकार वन आंदोलन पैदा होता है और वहां वन आंदोलनों की क्या स्थिति होती है और यहाँ पर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़ते हैं। तो फ्रेंड, जो टिहरी रियासत में वन आंदोलन हुए थे उसकी शुरुआत हमें 1840 से मिलती है। 1840 में टिहरी रियासत के राजा द्वारा एक विल्सन नाम के आदमी को, व्यापारी को वनों का टेंडर कह सकते हैं, वो दे दिया गया था। और उसके बाद आपको पता ही है जैसे कि 1853 में रेल आई और इसके बीच उसने काफी मुनाफा कमाया। और मैंने पहले भी कहा आपसे कि परिवहन की उचित व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन विल्सन ने नदी के माध्यम से लकड़ी के जो गुटके थे, जो टुकड़े थे, उसे निश्चित स्थान तक पहुंचाया और इस काम को करने के लिए उसे सफलता भी मिली। और 1864 में फ्रेंड जो राजा था उसने विल्सन से उसको जो टेंडर दिया था उसे वापस ले लिया और उसके बाद वार्षिक 10,000 रुपए में जो पूरे टिहरी रियासत के वन थे उन्हें व्यापारियों को सौंप दिया। और 1885 तक जो है फ्रेंड ये सब चलता रहा। और 1885 में मई 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना की गई और इसके साथ ही वनों का प्रबंधन किया गया, पेड़ लगाए गए और वनों के लिए नियम बनाए गए और स्थानांतरित खेती जो झूम कृषि होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसे फ्रेंड बैन कर दिया गया। और इसी के साथ जो हम लोग पशुपालक जो होते हैं और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन पर भी शुल्क लगा दिया गया, एक प्रकार का कर, चराई कर लगा दिया गया और इस प्रकार चराई को भी बैन कर दिया गया। और फ्रेंड 1897 में इसमें एक परिवर्तन आता है जो कि पंडित केशवानंद थे, जब वो वन विभाग को संभालते हैं तो उसके बाद वो वन विभाग का सीमांकन करते हैं और जिससे टिहरी रियासत की जो जनता थी, जो टिहरी शासन की प्रजा थी, उसमें एक असंतोष फैलता है कि हमारे जो जंगल जमीन थी उस पर राज्य का अधिकार हो रहा है और हम लोग अपने ही भूमि पर एक बेगार की तरह काम कर रहे हैं। और इससे जो सीमांकन था इसका विरोध 1906 में जब चंद्रबदनी के जो जंगल थे उनका सीमांकन किया जा रहा था तो वहां की जनता के द्वारा किया गया। वहां पे लोग डंडे लेकर इकट्ठा हो गए और जो वनाधिकारी थे उनके साथ मारपीट की तथा उन्हें भगाया, कहा कि ये जो वन है, जो ये भूमि है, ये हमारी है। और इसके बाद फ्रेंड इसके साथ ही एक घटना होती है कि 1930 में जो सर मैल्कम हैली थे, जब वो टिहरी रियासत में आते हैं एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए, तो दिसंबर के महीने की ठंड होती है फ्रेंड्स। और जो टिहरी का जो राजा थे उन्होंने जनता को एक आदेश जारी किया कि इस विशेष दिन पर उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप लोग सब लोग टिहरी में आएंगे। और इसके बाद फ्रेंड की सर्दियों का मौसम था और जैसे कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में बहुत ठंडी पड़ती है, तो इस दौरान लोग दूर से आए लेकिन राजा के द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। भोजन की तो दूर, ठंड से बचने की व्यवस्था भी उनके लिए नहीं की गई, जिसके कारण जनता में एक असंतोष का भाव पैदा हुआ। और फ्रेंड कहा जाता है कि राजा ने जो बच्चे थे, जो पुरुष थे, जो महिलाएं थी, जो भी थे जो सभा में आए हुए थे, उनको निर्वस्त्र होकर उस ठंडी में
नदियों में कूदने के लिए भी कहा, ताकि ब्रिटिश जो शासक आए हुए थे वो ब्रिटिश अधिकारी आनंद ले सकें, जिससे कि जनता का असंतोष चरम पर पहुंच गया। और फ्रेंड, इस घटना के बाद 1930 29 और 30 के दौरान जो आपका टिहरी गढ़वाल रियासत थी, वहां पर एक आजाद पंचायत का गठन किया गया, जिसकी बैठक चक्राता और लाखा मंडल के एरिया में होती थी। और इसकी बैठक 20 मई के दिन भी ऐसे ही लाखा मंडल में हुई थी। और इसमें इन्होंने एक आजाद सरकार का गठन किया था। और इसके बाद फ्रेंड, आपने जो तिलाड़ी में एक रवाई कांड सुना होगा आपने, तो फ्रेंड 30 मई के दिन जो लाखा मंडल एरिया है, वहाँ रवाई क्षेत्र तिलाड़ी गांव में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कई लोग उपस्थित हुए थे। तो पंडित चक्रधर जुयाल, जो टिहरी रियासत के दीवान थे, उनके द्वारा अचानक से जो सभा करता थे उन पर हमला किया गया। तीनों तरफ से उन्हें घेर लिया गया तथा चौथी तरफ से जो यमुना नदी है वो थी, और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, और जिसमें बड़ी मात्रा में लोग मरे। और जो बचे वे कुछ यमुना नदी की धाराओं के साथ बह गए, और बाकियों को टिहरी रियासत के दीवान ने जेल में गिरफ्तार करके और उनका तलवार से कत्लेआम कर दिया गया। इस घटना को टिहरी का जलियांवाला भी कहा जाता है, और इसी को एक रवाई कांड भी कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, इससे जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो गया, और इसी के साथ कांग्रेस का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ा। और 23 जनवरी 1939 को फ्रेंड टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई, जिसको आगे चलकर श्रीदेव सुमन ने एक नई दिशा प्रदान की। और इसी के साथ 1949 में टिहरी रियासत उत्तराखंड और भारत का एक हिस्सा हो गई, जिसके बाद ये आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भी बने रहे। और फ्रेंड, स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये था फ्रेंड कि वन आंदोलन किस प्रकार हुए आजादी से पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड है वो एक सहिष्णु राज्य है, और यहाँ किसी भी प्रकार का आंदोलन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के द्वारा इस प्रकार उर्वर भूमि आंदोलन के लिए प्रदान की, जिससे वनों के लिए आंदोलन हुए। और अगर जैसा कि 1857 की क्रांति के दौरान हम देखते हैं कि उत्तराखंड की क्रांति के साथ नहीं जुड़ पाया था, और यदि यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर वन आंदोलन या फिर कुली बेगार आंदोलन नहीं होते तो उत्तराखंड को राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के लिए एक उर्वर भूमि नहीं मिल पाती। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो इसे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दिया जाएगा। थैंक यू।